चलिए शुरू करते हैं हम लोग वेव्स का सेकंड लेक्चर। वेव्स का सेकंड लेक्चर L2 वेव्स। पिछले क्लास में हम लोग वेव्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे। वेव कितने तरह के होते हैं, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लास 11 में हम लोग को मैकेनिकल वेव पढ़ना है। मैकेनिकल वेव भी दो तरह के होते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। दोनों में डिफरेंस पढ़ लिए थे। लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल है साउंड वेव और जो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है वेव ऑन स्ट्रिंग। और हम लोग वेव ऑन स्ट्रिंग का वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लिए थे। हम लोग बोले थे कि ये जो है फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे, लेकिन ये बोलते हैं कि वो डेरिवेशन सिर्फ किसके लिए इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए। तो मैं बता रहा हूँ, समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि एडवांस में ये जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाने जा रहा हूँ ये 5 चैप्टर में मिलता है। चलिए जल्दी आइए, 5 चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट मिलता है और ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नीट वाले बच्चे चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, उनके लिए काम करने का। तो हेडिंग डालिए वेव ऑन स्ट्रिंग। वेव ऑन स्ट्रिंग। अब थोड़ा सा पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ सुनिएगा, समझिएगा। देखिए ये कोई स्ट्रिंग है, इसमें वेव प्रोपगेट कर रहा है और उस वेव का वेलोसिटी कितना है, v। यही v हम लोग को निकालना है, यही v निकालना है। व्हाट इज v? वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। और इस स्ट्रिंग में दो बातें हम लोग को दी हुई है कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो T के बराबर है। टेंशन कितने के बराबर है? T के बराबर। और इस स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ म्यू है। दो बात दिया हुआ है, पहला कि T क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग, और दूसरा म्यू, और म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। एंड मास पर यूनिट लेंथ का मतलब मास बाय लेंथ, मास बाय लेंथ। अगर हम लोग इस स्ट्रिंग का एक बहुत छोटा सा पार्ट कंसीडर करें, एक छोटा सा एलिमेंट लें, एक छोटा सा हिस्सा लें, ये हिस्सा जो कि है ये बहुत छोटा सा हिस्सा है, इसको हम लोग जूम करके मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, इसको लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं। अगर इसको बहुत मैग्नीफाई करके देख रहे हैं तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है वो कुछ इतना इनलार्ज होके दिखेगा, ऐसा एक सर्कल के आर्क जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? सर्कल के आर्क जैसा। और इसमें जो टेंशन होगा, ये जो धागे में टेंशन है वो इस पर टेंजेंशियल होता है। कैसा होता है? टेंजेंशियल। ये जो सर्कल का आर्क है, इस आर्क को यहां से मिलाएंगे, ऐसे ये मिलाएंगे, दोनों रेडियस जहां मिलेगा उसी क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। ये क्या होगा? सेंटर। ये आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाता है उसको डी थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे? डी थीटा। बहुत छोटा सा एंगल बनाएगा, ये बहुत छोटा सा है, इसलिए डी थीटा कहेंगे। थीटा नहीं लिखे, क्या लिखे? डी। अगर हम इस रेडियस को r कहें तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, इसको r d थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे? ये r d थीटा कैसे हुआ ये समझाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े थे। इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। और अगर लेंथ ऑफ आर्क को L लिखा जाए, लेंथ ऑफ आर्क को क्या लिखा जाए? L। ये रेडियस r हो तो थीटा होता है L बाय r, प्रोवाइडेड कि ये थीटा किसमें लिखना है आपको? रेडियन में। ये आप लोग बचपन में पढ़े थे, याद है? क्लास 10 में पढ़े थे, याद करिए, मैं याद करवाता हूँ। देखिए 360 डिग्री एंगल के लिए जो लेंथ ऑफ आर्क होता है वो कितना होता है? 2 पाई r। तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा? 2 पाई r बाय 360, है ना? तो थीटा डिग्री के लिए कितना होगा? 2 पाई r बाय 360 इंटू थीटा, है ना?
डिग्री में ऐसे पढ़े थे। अगर यही रेडियन में हम पूछे कि भाई थीटा रेडियन के लिए कितना होगा, तो 2 पाई r थीटा बाय 360 को रेडियन में कितना कहते हैं 2 पाई। तो 2 पाई कट गया, क्या बचेगा r थीटा, यही है लेंथ ऑफ r। तो लेंथ कितना हो गया r इंटू थीटा, पता है ना जी। तो ये फॉर्मूला आप क्लास 10th में पढ़े थे, बेसिक फॉर्मूला था, वहां आप ये सीखे थे। हालांकि क्लास 10th में आप कितना सीखे थे इस बात को, वो तो एक शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है, पापी करके सीखे थे कि आज समझ में आया वो यही चीज था। इतना तो याद ही नहीं था, भूल भी गए थे। शर्म करिएगा इस बात को लेकर के, अपने बेटा बेटी को क्या जवाब दोगे, है ना, पूछेगा पापा ये बताइए, मम्मी ये बताओ, तो बोलना पड़ेगा कि ये हम लोग के टाइम सिलेबस में नहीं था, खत्म हो गया था, है ना, शर्म से बोल नहीं पाओगे। पूछेंगे अच्छा फर्जी इंजीनियर डॉक्टर तो नहीं है ना, घूस दे के पास तो नहीं किए हैं, इसलिए कम से कम बेसिक तो याद रखिए 10th तक का। खैर ये टेंशन समझ में आया। हम लोग कहेंगे ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट इतना बड़ा आपको दिख रहा है, इसका वेलोसिटी क्या है v है। ये एलिमेंट में जो ये वेव है वो एक पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा जो कि सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। क्या एग्जीक्यूट कर रहा है सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन के लिए हम लोग के पास एक इक्वेशन होता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन चलता है सर्कुलर मोशन में, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन। सर्कुलर मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, और ये कहता है कि आप सेंटर के तरफ नेट फोर्स लिखिए, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लिखिए, और वो जो होगा mv²/r के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा mv²/r के बराबर। अब जरा गौर से देखिएगा, सेंटर तो ये है, हम लोग नीचे की तरफ फोर्स लिखेंगे, सेंटर मतलब नीचे की तरफ, कि आर्क हम लोग ऐसा इमेजिन किया जिसका सेंटर ऐसे नीचे की तरफ यहाँ पे, तो ये दिखा है। हम लोग दो डायरेक्शन लेंगे, एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल। बाय सिमेट्री देखिए, ये जो एंगल ऐसे वर्टिकल ले लिए तो पूरा एंगल d थीटा था, तो ये वाला एंगल कितना हो गया d थीटा/2। ये एंगल d थीटा/2 है, तो ये भी एंगल कितना हो गया d थीटा/2। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब देखिए ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होता है। ये d थीटा/2 लेके गया तो ये कितना होगा 90 माइनस d थीटा/2, और ये वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल है, ये 90 माइनस d थीटा/2, तो ये कितना हो जाएगा d थीटा। ये 90 माइनस d थीटा/2 है, पूरा 90 होना है, तो ये वाला कितना होगा d थीटा/2। ये इतना एंगल्स आना चाहिए। t का इधर की तरफ कंपोनेंट लिखेंगे तो इधर की तरफ हो जाएगा t cos d थीटा/2, और t का नीचे की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा t sin d थीटा/2। ये सेंटर की तरफ है, आपको भले देख रहा होगा सेंटर यहाँ है, लेकिन ये इतना बड़ा थोड़ी है, ये तो बहुत छोटा सा है। तो ये एलिमेंट यहाँ पे है, उसको ऐसे ये वाला जो नीचे दिख रहा है वो किसके तरफ है सेंटर के तरफ। इस t का भी सिमिलरली दो कंपोनेंट होगा, इधर की तरफ t cos d थीटा/2 और नीचे की तरफ t sin d थीटा/2। तीनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। नेट फोर्स सेंटर की तरफ, ये जो F नेट टुवर्ड सेंटर था वो कितना हो जाएगा 2t sin d थीटा/2 इज इक्वल्स टू इतने का मास को हम लोग m लिख लेते हैं, बोलिए इनटू v²/r। कोई दिक्कत? अब साइन का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर बहुत छोटा एंगल हो ना तो ये एक अप्रोक्सीमेशन होता है कि अगर बहुत छोटा एंगल हो, थीटा बहुत स्मॉल हो, तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं थीटा लिखते हैं। तो d थीटा तो बहुत छोटा एंगल है, तो साइन d थीटा/2 को लिख देंगे हम लोग सीधा सीधा d थीटा/2। ये हो गया m/r इंटू v²। अब देखिए ये जो 2 है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये जो d थीटा है उसको हम लोग इधर भेज देंगे, तो देखिए लिखेंगे t इज इक्वल्स टू m/r d थीटा इंटू v²। और देखिए ये r d थीटा यही वाला लेंथ था, ठीक है ना, तो r d थीटा बेसिकली किसका वैल्यू था लेंथ का, इतने लेंथ का वैल्यू था, तो ये क्या लिख देंगे m/l इंटू v²।
और m/l को ही हम लोग मास पर यूनिट लेंथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू से लिखते हैं। इस वाले जो म्यू है उसको इधर भेज देंगे तो t/μ हो जाएगा। देयरफॉर v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √t/μ। ये इसका प्रूफ है। इस प्रूफ को समझने में कई बच्चों को दिक्कत होता है। अभी पहली बार आप ऐसा चीज देख रहे हैं या दूसरी बार, तो इसलिए दिक्कत होता है कई बार। सर्कुलर मोशन में भी कई बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, लेकिन एडवांस के लिए तो ये जरूरी है ही, इसलिए ये चीज ध्यान में रखना है। बाकी समझ में आ जाए तो बढ़िया। एडवांस बच्चों को समझ में आना चाहिए अच्छे से। नीट वाले लोग इसको छोड़ भी सकते हैं, जेईई मेंस वाले लोग छोड़ भी सकते हैं। इसको लिख लीजिए। चलिए, तो ये एक प्रूफ हम लोग याद रखेंगे और फॉर्मूला तो याद रखना ही है, v = √t/μ। ऐसा ही सब चीज में वेलोसिटी का एक प्रूफ है, लेकिन वो प्रूफ काम का नहीं है। ये वाला बहुत काम का था क्योंकि एडवांस के प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलता है, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी का प्रूफ काम का नहीं है, तो बाकी के प्रूफ में घुसना, बाबू सुना उसमें करने का जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव के वेलोसिटी का एक अलग ही कहानी है, एक अलग ही कहानी है। और ये कहानी है दो महान साइंटिस्ट की। अपने एरा के दो महान साइंटिस्ट में से पहले वाले थे न्यूटन और दूसरे का नाम था लैप्लेसिस। न्यूटन अपने एरा में हर चीज का शुरुआत करते थे। पहली बार सोच पाना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता था। वो पहली बार शुरुआत कौन करते थे? न्यूटन। कई बार वो सही ढूंढ लेते थे, कई बार कहीं जगह उसमें कुछ खामियां रह जाती थी, कुछ गलती रह जाता था, तो लैप्लेसिस उन्हीं के नक्शों कदम पे चल करके उनको करेक्ट करते थे। ये कहानी सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं मिलता है, ये कहानी फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स में, कैलकुलस के बहुत सारे जगह मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला एंड लैप्लेसिस करेक्शन। क्या कहते हैं? न्यूटन्स फॉर्मूला एंड लैप्लेसिस करेक्शन। हाँ, दो साइंटिस्ट न्यूटन के बारे में जानते हैं आप लोग, और लैप्लेस एक बहुत अच्छे, बहुत फेमस साइंटिस्ट है। बहुत सारे चैप्टर में लैप्लेस ही ठीक है। हाँ, बहुत सारे चैप्टर में लैप्लेस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, खास से कैलकुलस वाले पार्ट में तो बहुत ज्यादा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज के समय साउंड के वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको कुंडच ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडच ट्यूब। नीट वाले बच्चे इस नाम को याद रखें, हो सकता है ये क्वेश्चन डायरेक्ट उनके एग्जाम में मिल सके। जेईई मेंस से पूछने का चांस कम है, आईआईटी में तो ना के बराबर, लेकिन नीट में तो बहुत चांस है। इसलिए पहला पॉइंट हम लोग यही लिखेंगे, द वेलोसिटी ऑफ साउंड in air is calculated or measured by Kundrat's tube। Kundrat's tube, इस डिवाइस का नाम याद रखना है। तो कभी Kundrat's tube पूछ दे, ऐसा ही पूछ सकता है, Kundrat's tube is related to, तो किससे रिलेटेड है? साउंड के वेलोसिटी को एयर में कैलकुलेट करने के लिए। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ध्यान रखिएगा, एयर में कैलकुलेट करने के लिए कुंडच ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ये चर्चा करके निकाला गया, डिराइव किया गया, जैसे भी हम लोग डिराइव किए थे ना, वैसे ही डिराइव किया गया कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन liquid or gas is v is equals to under root p by rho। क्या होता है फॉर्मूला? v by rho। and what is v? bulk modulus। and what is rho? डेंसिटी। ये लिक्विड के लिए, सिर्फ गैस के लिए।
वेलोसिटी ऑफ साउंड इन कोई भी गैस में जो, और गैस में भी स्पेसिफिकली क्या, एयर, तो मैं एयर ही लिख देता हूं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो है उसका फॉर्मूला दिया गया बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी ऑफ एयर, बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी ऑफ एयर। ये फॉर्मूले पर न्यूटन और लैप्लेस ने शोध किया, और न्यूटन ने ये कहा कि साउंड जब एयर में प्रोपगेट करता है तो यह प्रोसेस आइसोथर्मल होता है। कैसा प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल। थर्मोडायनेमिक का आइसोथर्मल प्रोसेस ओबे होता है जब साउंड वेव एयर में प्रोपगेट करता है। तो न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन said when sound propagates in air, then the process is isothermal in nature. कैसा होता है? What is the meaning of isothermal process? Temperature will remain constant. Isothermal process का मतलब temperature constant. Newton said that in this case B is equals to P. न्यूटन ने क्या किया? कहा कि ये जो B होता है बल्क मॉडुलस, वो किसके बराबर होता है? P के ही बराबर होता है, P के बराबर, where P is atmospheric pressure, where P is atmospheric pressure. अब ये कैसे कहा न्यूटन ने, इसमें जानने में अगर आपको दिलचस्पी हो तो मैं यहां बताने जा रहा हूं, लेकिन ये काम का चीज नहीं है, लेकिन कभी पूछा जा सकता है जानने के लिए, या कभी उसमें रिलेटेड एक फॉर्मूला बनता है, वो बताने के लिए मैं यहां बता रहा हूं। तो देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। PV इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें, मान लीजिए x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे लिखते हैं? P को ऐसे रह दीजिए, V का डिफरेंशिएशन dV by dx प्लस V को ऐसे रह दीजिए, P का डिफरेंशिएशन और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये dx दो जगह है, उधर जाके 0 हो गया, तो P dV इज इक्वल्स टू क्या? P dV प्लस V dP इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 0। यहां से हम लोग एक बात और लिख सकते हैं कि V dP इज इक्वल्स टू माइनस P dV। यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं dP इज इक्वल्स टू माइनस या P इंटू माइनस dV बाई V। अगर आपको इलास्टिसिटी का बात याद हो तो हम लोग इलास्टिसिटी में बल्क मॉडुलस जहां पढ़े थे वहां लिखे थे इसी एक्सप्रेशन के जैसा, लिखे थे डेल्टा P चेंज इन प्रेशर इज बल्क मॉडुलस इनटू माइनस डेल्टा V बाय V। अब देखिए, जो कंपेयर करके देखिए आपको दिखेगा कि dP चेंज इन प्रेशर की जगह डेल्टा P लिखा हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम बिल्कुल वैसे लिखा हुआ है। B का वैल्यू किसके बराबर है? P के बराबर। B इज इक्वल्स टू P। इस B इज इक्वल्स टू P को या प्रेशर को ही हम लोग आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कहते हैं। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन में ये टर्म मिल जाए, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कैलकुलेट करें, तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी का मतलब बेसिकली प्रेशर ही होता है, और वो क्यों होता है शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये डेरिवेशन काम का नहीं है, लेकिन जानने के लिए एडवांस के बच्चों के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये वाला टर्म सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अब देखिए, अगर हम लोग B इज इक्वल्स टू P कह रहे हैं तो B का वैल्यू P यहां रख देंगे तो वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगा। मेरे पास जगह नहीं कैलकुलेट करने के लिए, पहले आप इतना लिखिए, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। पहले इतना लिखो।
तो देखिए, न्यूटन सेड दैट व्हेन साउंड प्रोपगेट्स इन एयर द प्रोसेस इज आइसोथर्मल and the value of bulk modulus is nothing but the atmospheric pressure. इसके बराबर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। और अभी भी हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, आप लोग को इसी के नीचे लिखना है, V इज इक्वल्स टू क्या लिखे थे हम लोग, B बाय रो। तो अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट B के जगह क्या हो जाएगा, P। P तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका वैल्यू हम लोग को पता होता है 10 टू पावर 5 पास्कल। और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर, ये होता है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, 1.2 kg पर मीटर। ये सब हम लोग यहां पुट करेंगे तो वेलोसिटी कैलकुलेट होके अप्रोक्सीमेटली 280 मीटर पर सेकंड आता है। कितना आता है, 280 मीटर पर सेकंड। ये किसने कैलकुलेट किया था, न्यूटन ने। पहली बार किसी साइंटिस्ट ने वेलोसिटी को कैलकुलेट किया था थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को लेकर के। पहली बार सोचिए, न्यूटन के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट बात थी कि उसने सोचा कि दो अलग अलग चैप्टर, एक चैप्टर जिसको हम लोग साउंड कहते हैं, वेव्स, साउंड का प्रोपगेट होना थर्मोडायनेमिक के एक प्रोसेस से रिलेट कर दिया, और इस प्रोसेस का क्या नाम दे दिया, ये सोच पाना कि साउंड थर्मोडायनेमिक से रिलेटेड है, यही न्यूटन का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन जब न्यूटन ने कैलकुलेट किया तो उसके फॉर्मूले से कैलकुलेट होकर वेलोसिटी कितना आया, 280 मीटर पर सेकंड। लेकिन उस समय भी लोगों को ये पता था कि नहीं, साउंड का वेलोसिटी एयर में 280 मीटर पर सेकंड नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली 330 या 331 या 332 इस रेंज में होता है। तो हम लोग यहां लिखेंगे, बट एट दैट टाइम ऑल्सो, बट एट that time also it was known that the velocity of sound in air is 332 मीटर पर सेकेंड। कहीं कि ये 330 मीटर पर सेकेंड में लिखा मिलेगा, 331 भी रहेगा, सब अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। 332 ज्यादा स्टैंडर्ड है, हम लोग यूज करते हैं। लेकिन आप में से कोई ये पूछेगा, सर ये कैसे नोन था, जब पहली बार न्यूटन ही कैलकुलेट कर रहे थे तो ये कैसे नोन हुआ था? तो ये बहुत सिंपल सा फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है, इसको आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, इको। तो इको के हेल्प से इसको कैलकुलेट किया गया था। इको अगर आपको याद हो क्लास 9th में, तो आप किसी हिल के पास बोलिए, ठीक है, तो बोलिए जोर से। वो एक पिक्चर था ना जिसमें नैनीताल वहां चला जाता था, और लड़की का नाम बोलो या लड़का का नाम बोलो तो वो उसकी गर्लफ्रेंड का नाम आता था। सुना है ऐसा कुछ, है ना? तो एक बार वो जोक था शायद कि कोई एक लड़का नाम बोला और इतना अलग अलग लड़की का नाम आने लगा कि, है ना? हाँ, कुछ वैसा था, जो भी था भाई। तो क्या हुआ, चलिए वो छोड़िए, क्या हुआ, जैसे इको है, हम बोले कुछ साउंड, ये साउंड गया, ट्रेवल किया, हिल से टकराया, आया, हम लोग स्टॉप वॉच से टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना समय लगा, बोलने के बाद फिर से साउंड सुनाई पड़ा, उसमें कितना समय लगा, समय निकाल लिए। मीटर स्केल से हम लोग डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, यहां से भाई हिल तक गया, इतना डिस्टेंस को डी कहते हैं, आने का भी टाइम, आने का भी डिस्टेंस डी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2d, टाइम हो गया t, डिवाइड कर दिए, स्पीड आ गया। इससे कैलकुलेट करके स्पीड कितना निकाला गया था, 332 मीटर पर सेकंड। और ये बिल्कुल सही बात है, हर वो चीज जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं उसको हम लोग बिल्कुल सही मानते हैं। तो इसका मतलब न्यूटन के इस सिद्धांत में कुछ क्या रह गया, त्रुटि रह गया, एरर रह गया। और अगर हम लोग एरर एनालिसिस करें इसका, भाई इसमें कितना एरर रह गया, तो कितना एरर रह गया माइनस कर देंगे, 52 आएगा, कितना आएगा 52। अगर हम लोग पूछे परसेंटेज एरर कितना हो गया, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, एरर बाय ओरिजिनल इनटू 100, ये अप्रोक्सीमेटली 16% आया कैलकुलेट करके। हम अनिवन कैलकुलेट किया, हमको याद नहीं था, 50 से ये 6 से थोड़ा ज्यादा बार में कटेगा,
6 से 100 16 से थोड़ा ज्यादा बार में कटता है, क्योंकि ये 6 से थोड़ा ज्यादा है इसलिए 16 बार में अप्रोक्सीमेटली कटेगा। तो कितना परसेंट का एरर हो गया? 16% का एरर। अगर एरर 4-5% का हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 5% तक का एरर चलता है। हालांकि इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में ऐसा नहीं चलता है, ऐसा थोड़ी है कि डॉक्टर इलाज करते वक्त है कि 5% एरर हो गया मर गया। है तो वो तो निपट गया, या वो इंजीनियर ब्रिज बनाते वक्त 5% का एरर कर दे, तो उस फील्ड में ये बहुत बड़ा एरर माना जाता है। लेकिन कैलकुलेशन में 5% का एरर कई बार हम लोग क्षम्य मान लेते, चलो भाई चलेगा। लेकिन 16% का एरर तो बेचारा क्षम्य नहीं है, इसको तो माफ नहीं किया जा सकता। तो न्यूटन से ये गलती हो गई तो हो गई, लेकिन न्यूटन ने एक रास्ता प्रदान कर दिया, और यही पहली बार जब कोई चीज होता है तो वो आपको एक रास्ता प्रदान करता है, एक वे दिखाता है। न्यूटन ने एक वे दिखा दिया कि साउंड के स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए थर्मोडायनेमिक के किसी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। ये तो गलत बात है, पढ़ना तो हम लोग को लैप्लेसिस करेक्शन है, जो करेक्ट बात है वो पढ़ना है। लेकिन इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसने रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर लैप्लेसिस साहब चले और वो आइसोथर्मल के जगह बस बोले कि गलती से न्यूटन बाबा आइसोथर्मल बोल दिए थे। आइसोथर्मल नहीं होता है, प्रोसेस एडियाबेटिक होता है। एडियाबेटिक रखिए, कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो किसका अचीवमेंट बड़ा, लैप्लेसिस का कि न्यूटन का? लैप्लेसिस का नहीं, न्यूटन का। लैप्लेसिस को तो कुछ नहीं करना था, उसको तो खाली आइसोथर्मल की जगह क्या बोलना था? एडियाबेटिक। उसका तो स्कोप फिक्स था। वो आइसोथर्मल की जगह मान लो पहले गलती से आइसोबेरिक भी रख दिया होगा, नहीं आएगा, बोलो छोड़ो हटाओ एडियाबेटिक रखो, आ गया होगा, है ना? तो लैप्लेसिस के लिए बहुत आसान काम था। तो चौथा पार्ट क्या है? लैप्लेसिस करेक्शन। लैप्लेसिस करेक्शन। सो व्हाट लैप्लेसिस सेड? Laplace said that when sound propagates in air, when sound propagate word से डर नहीं लग रहा ना? Propagate मतलब चलना। When sound propagates in air, the process is adiabatic. The process is adiabatic, and in this case bulk modulus is gamma times p. प्रोसेस कैसा होता है? एडियाबेटिक होता है, और इस केस में बल्क मॉडुलस गामा टाइम्स p के बराबर होता है। p तो प्रेशर है, p क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। p क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये गामा क्या है? गामा है cp/cv। गामा क्या है? cp/cv, जो कि एयर के लिए 1.4 होता है। एयर को हम लोग डाई एटॉमिक गैस जैसा ट्रीट करते हैं। एयर कैसा ट्रीट होता है? ट्रीटेड एज डाई एटॉमिक गैस। कभी मन करे जानने का ऐसा क्यों? तो बहुत सिंपल सी बात है, एयर में क्या पाया जाता है मुख्यतः? ऑक्सीजन, और तो ऑक्सीजन भी कैसा? डायटोमिक। O2 लिखते हैं। नाइट्रोजन भी कैसा? N2। 78% नाइट्रोजन है और 21% तो 99% क्या है? डायटोमिक है। इसलिए एयर को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? डायटोमिक। और अगर आपको डायटोमिक गैस का याद हो cp/cv, जिसको हम लोग गामा कहते हैं, वो वैल्यू 1.4 होता है, क्योंकि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला दे दिया लैप्लेसिस ने, ठीक है? और जब हम लोग ये फॉर्मूला यहां पुट किए वेलोसिटी में, फिर से देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? √b/ρ। ये था, देखिए। तो हम लोग b की जगह क्या पुट कर दिए? गामा p/ρ। सब वैल्यू रखिए। √ गामा का वैल्यू 1.4, p का वैल्यू 10⁵ और ρ का वैल्यू 1.2। तो जब ये कैलकुलेट किए तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? 330 मीटर पर सेकंड। एंड दिस रिजल्ट was in excellent agreement
was in excellent agreement with experimentally obtained value, और इसलिए जो न्यूटन ने बात कहा वो सत्य माना गया। तो आगे से अगर कभी पूछते आपसे कि जब साउंड एयर में ट्रेवल करता है तो थर्मोडायनामिक का कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस। ये सवाल 2018 के आईआईटी में पूछा गया था। 2017 के आईआईटी जे एग्जाम में इस सवाल पूछा गया था। घुमा के पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रोसेस फॉलोड बाय साउंड व्हेन इट ट्रेवल्स इन एयर। और उस प्रोसेस का ना मैचिंग दे दिया था, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं ढूंढना था, एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला ढूंढना था वर्क का। हम लोग वो क्वेश्चन करते हैं उसमें, केटीजी थर्मो के लेक्चर में वो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है। चलिए ये बात लिखिए। अगर आपको जानने का मन हो कि सर ये गामा पी कैसे हो गया, तो जैसे मैंने अभी प्रूफ करके दिखाया था, मैं इसको भी प्रूफ करके दिखा दूंगा, क्योंकि ये टर्म कभी भी फिर से पूछा जा सकता है। जैसे पिछले बार इस टर्म को हम लोग क्या बोले थे, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, वैसे ही गामा पी को क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। तो अगर कभी एडियाबैटिक इलास्टिसिटी पूछ दे तो क्या याद रखिएगा, क्या पूछना चाह रहे हो बेसिकली, गामा इंटू पी का वैल्यू। कभी कभी इसी को इलास्टिसिटी का जो उल्टा होता है उसको कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो कभी कभी इसी से रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है, एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी। ये सब वर्ड याद रखिएगा, अगर याद रहेगा तभी सवाल बनेगा, नहीं तो ढूंढते रहिएगा क्या था ये सब। एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी होता है 1 बाय गामा पी। के से लिखते हैं कंप्रेसिबिलिटी को, क्या होता है 1 बाय गामा पी। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। और मैं अभी प्रूफ करके भी दिखा दूंगा कि ये बी का वैल्यू गामा पी कैसे आया, उसी के जैसे हम लोग आइसोथर्मल के लिखिए था ना, उसी के लिए पहले इसको लिखिए फिर आगे बढ़िए। एडियाबैटिक टर्म का मीनिंग, हाँ बता रहे हैं एडियाबैटिक टर्म का मीनिंग क्या होता है। तो मैं ये वाला प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं एडियाबैटिक प्रोसेस में वो कैसे आ गया, और थोड़ा सा इसी में एडियाबैटिक प्रोसेस भी रिवाइज कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट ट्रांसफर जीरो हो, जिसमें हीट ट्रांसफर क्या हो, जीरो, ना ही हीट दे रहे हैं ना ही हीट ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नो हीट एक्सचेंज। नो हीट एक्सचेंज यही मीनिंग होता है एडियाबैटिक वर्ड का। सत्यम बोले ना एडियाबैटिक वर्ड का क्या मीनिंग होता है सर, मीनिंग होता है नो हीट एक्सचेंज। और जब एडियाबैटिक प्रोसेस होता है तो इसका इक्वेशन होता है PV raised to the power gamma is equals to constant. What is P? Pressure. What is V? Volume. And what is gamma? Gamma is the ratio of Cp by Cv. Cp को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके बारे में लोग केटीजी थर्मो में बहुत डिटेल में चर्चा किए हैं। इसके बारे में बस ये याद रखना है कि मोनो एटॉमिक गैस अगर हुआ, एक बार हम वो टेबल रिवाइज करवा दे रहे हैं, मोनो एटॉमिक गैस अगर हुआ तो इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 3। और इसका Cv होता है 3r/2, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है उससे स्प्लिट होकर आ जाएगा। और Cp होता है, Cv में r ऐड कर देना है, इसमें r ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया, 5r/2। डायटोमिक गैस के पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 3 + 2 = 5, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। इसका Cv का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5r/2, Cv 5r/2, और Cp क्या हो जाएगा, 7r/2, उसमें r ऐड कर लीजिए। और गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा, Cp/Cv, 7/5 मतलब 1.4। और एयर भी इसी डायटोमिक गैस में आता है। डायटोमिक गैस का एग्जांपल क्या क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। मोनोएटॉमिक गैस का एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन एटसेट्रा। इसी तरह ट्राइएटॉमिक गैस के लिए किए थे। तो ये बात बस याद रखना है
ये एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला PV रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो देखिए प्रोडक्ट रूल रहेगा P एज इट इज रह गया V का पावर गामा का डिफरेंशिएशन, तो गामा बाहर, V का पावर गामा -1, लेकिन V का x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए क्या लिखेंगे dV/dx प्लस अगले केस में V का पावर गामा कांस्टेंट रह गया, P का डिफरेंशिएशन dP/dx इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। देखिए लिखा हुआ है P इंटू गामा इंटू V का पावर गामा -1 इंटू dV प्लस V का पावर गामा इंटू dP इज इक्वल्स टू 0। dx उधर भेज दिए। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है V का पावर गामा -1 मतलब गामा में से एक कम, और यहां क्या लिखा हुआ है V का पावर गामा, तो इन दोनों में हम लोग V का पावर गामा -1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचेगा P इंटू गामा इंटू dV प्लस यहां एक V बच जाएगा V का पावर 1 इंटू dV। ये टर्म फिर से इधर जाके 0 हो जाएगा, तो क्या बचा P गामा इंटू dV इज इक्वल प्लस V dP इज इक्वल्स टू 0। इसका हम यहां लिख रहे हैं V dP इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इसको उधर भेज दीजिए माइनस P गामा इंटू dV। अब देखिए dP क्या लिखेंगे P गामा इंटू माइनस dV/V। अब इसको आप वही इलास्टिसिटी के फॉर्मूले से देख लीजिए, डेल्टा P इज इक्वल्स टू B इंटू माइनस डेल्टा V/V होता है। तो आप कंपेयर करके बताइए B का वैल्यू किसके बराबर है, P गामा के बराबर, इसीलिए इस P गामा का वैल्यू बल्क मॉडुलस के बराबर है। और इस P गामा को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, अभी तो सिखाया था आपको लोगों को, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसी को, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी। तो आप उसके नीचे नोट करके एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में ये पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, नोट करके ये बात, उस बात के एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग इतना चर्चा करते हैं। अब हम लोग जो फाइनल रिजल्ट पहुंचे, लैप्लेस फॉर्मूला से V निकाले, फॉर्मूला निकाले, उस फॉर्मूले पे ज्यादा चर्चा करेंगे। इसको लिखिए, तो आज के लेक्चर में अभी जो हम लोग पूरा पढ़े उसको आप समराइज करके लिख रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़े, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर पढ़ लिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर हम लोग पढ़े, और हम लोग क्या फॉर्मूला मिला इस वेलोसिटी का, V इज इक्वल्स टू अंडर रूट गामा P/ρ, गामा P/ρ। अब ये जो P/ρ है इसको हम लोग RT/M कहते हैं, RT/M कहते हैं। ये कैसे होता है, ये थोड़ा सा फिर से हम लोग को थर्मोडायनेमिक्स में चलना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स भी हम लोग डिस्कस किए थे, मैं वापस से रिवाइज करवा रहा हूं। हम लोग जानते हैं कि PV इज इक्वल्स टू nRT होता है। व्हाट इज P, प्रेशर, व्हाट इज V, वॉल्यूम, व्हाट इज N, मोल्स। और मोल्स का एक फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है, लेकिन वो मॉलिक्यूलर मास नहीं है, केमिस्ट्री वाले बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। मॉलिक्यूलर मास तो एक मॉलिक्यूल का मास होता है, ये मॉलिक्यूलर मास नहीं, किसका, कौन सा मास है, जो कि ग्राम में लिखा है। जैसे ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 32 ग्राम, 32 ग्राम बहुत ज्यादा है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32 AMU, AMU बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, तो मोलर मास है, ये ध्यान रखना है। और स्मॉल m क्या है, गिवन मास, स्मॉल m क्या है, R को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस, इसको हम लोग R कहते हैं।
और इसका वैल्यू एसआई सिस्टम में 8.314 जूल पर मोल केल्विन होता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में 25/3 लिखते हैं। ये वाला वैल्यू कब यूज करते हैं? तो अगर प्रेशर पास्कल में लिखा हो एंड वॉल्यूम मीटर क्यूब में लिखा हो। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल। और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। तब आर का वैल्यू ये यूज करते हैं। लेकिन अगर प्रेशर एटीएम में हो और वॉल्यूम लीटर में हो, तब आर का वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन यूज करते हैं। इसी को कैलकुलेशन आसानी के लिए हम लोग 1/12 लिखा करेंगे। एंड व्हाट इज टी? टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन। अब देखिए इसी फॉर्मूले से हम आगे लिख रहे हैं। मतलब इधर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो किसका चर्चा है? केटीजी थर्मो का, जिसका इस्तेमाल हम इधर लिखेंगे। तो PV इज इक्वल्स टू, ये जो मोल है इसको क्या लिख सकते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास इनटू RT। बोलिए। इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय वॉल्यूम इनटू RT बाय M। बोलिए। और ये क्या हो गया? मास बाय वॉल्यूम। और मास बाय वॉल्यूम क्या बोलते हैं? डेंसिटी, रो से लिखते हैं। तो इस रो को इधर भेज दीजिए, ये रो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। तो P बाय रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? RT बाय M। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। केटीजी में जब भी डेंसिटी निकालने का टर्म होता है केटीजी थर्मो में, तो यही यूज करते हैं। तो ये जो P बाय रो था, इसको हम लोग ने क्या लिख दिया? RT बाय M। गामा आपको याद रहेगा CP बाय CV होता है। R क्या है? R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और यहाँ पे हर कुछ SI सिस्टम में यूज करना है, मतलब ये वाला यूज करना है R का वैल्यू। T क्या है? टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लिखना है। और M क्या है? मोलर मास। मोलर मास किस में होता है? ग्राम में। अगर जैसे इस पे क्या क्या सवाल बन सकते हैं, जैसे पहला सवाल हम ये पूछते हैं कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट, यहां एयर लिखें या एयर भी लिख सकते हैं या कोई भी दूसरा गैस भी हो सकता है, एयर या फिर कोई भी दूसरा गैस। फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट 300 केल्विन। अगर इस सवाल का आपको आंसर ढूंढना हो तो बहुत आसान है। क्या लिखेंगे हम लोग? V इज इक्वल्स टू फॉर्मूला अंडर रूट गामा RT बाय M। अब देखिए गामा कितना लिखेंगे? तो अभी हम लोग सीखे कि ऑक्सीजन कैसा गैस है? डायटोमिक, जिसका गामा भी लिखे थे 1.4 होता है। R का वैल्यू अभी सीखे, कितना लिखेंगे? 25/3। T का वैल्यू कितना लिखेंगे? 300 बाय मोलर मास, कैपिटल M क्या है? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ये कितना होता है? 32 ग्राम होता है ऑक्सीजन का, है ना? 32 ग्राम को आप क्या लिखेंगे? 32 गुना 10 का पावर -3 केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबको ऐसा सिस्टम में लिखेंगे तब ना ऐसा ही सिस्टम में आंसर आएगा। तो ध्यान देना, यहाँ 10 की पावर -3 में लिखना पड़ेगा। देखिए आप लोग कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। 3 से ये 300 कटेगा 100 बार, ये पॉइंट उड़ेगा 10 नीचे। 2 से 14 कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा 16 बार में। और अब रूट लिख लीजिए सबका। 7 के रूट को ऐसे रहने दीजिए। 7 के रूट को ऊपर चलिए। 100 का रूट कितना हो गया? 10। 25 का रूट कितना हो गया? 16 का रूट कितना हो गया? 4। और 10 गुना 10 का पावर -3, 10 का पावर -2 होगा, उसका रूट 10 की पावर -1 हो जाएगा। मतलब वो 10 को भी हम लोग ऊपर लिख सकते हैं। और देखिए ये 10 × 10 100 हो जाएगा, तो 4 से कटेगा तो 25 बार में। तो 25 गुना 25 125 होता है। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 125 × √7 मीटर पर सेकेंड। और √7 का वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेटली तो तुक्का मार ही सकते हैं। कितना होगा √7 का वैल्यू? तो आप इसको 700 समझिए।
7 को आप क्या समझिए 700। तो 26 का रूट होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676, मतलब 2.6 का स्क्वायर करेंगे तो 6.76 होगा। और 27 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर होता है 729, मतलब 2.7 का स्क्वायर 7.29 होता है। तो ना ये 27 का स्क्वायर में आएगा ना ही 26 में आएगा, बीच में आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 2.65। तो 125 गुना 2.65 इतना मीटर पर सेकंड। आप देखोगे 7 का रूट इसी के आसपास आता होगा। ये रूट निकालने का एक अप्रोक्सीमेट तरीका है। तो एक सवाल तो ऐसे बनता है, ऐसे पूछा जाता है। एक सवाल और क्या बनेगा इस पर, एक सवाल इस पे और बनता है, और वो है कि ये जो वेलोसिटी है वो देखिए अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट टी के। इस पे भी सवाल बनता है। एक सवाल और बनेगा कि ये जो v है वो रूट m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक सवाल इस पर भी बनता है। और ये सारा सवाल कैसे बनता है ये हम लोग अगले क्लास में बनाएंगे। इसके ऊपर सवाल के साथ हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और कुछ और बातें पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।